हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना क्लास 7 का चैप्टर 5 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। इसमें हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, उपभेद इत्यादि को कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 5 है संज्ञा। तो संज्ञा का डिफिनीशन क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति का नाम, जैसे व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति का नाम क्या होगा? रामू होगा, श्यामू होगा, मोहन होगा, राधा होगा, है ना। इस तरह से जो नाम होंगे वो संज्ञा होंगे। फिर वस्तु है तो वस्तु क्या होता है? टेबल है, चेयर है, पेन, पेंसिल, कुछ भी है तो ये वस्तु हुआ, तो इसका नाम भी ये संज्ञा हुआ। स्थान तो स्थान है, जैसे पटना है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कोई भी स्थान का नाम भी संज्ञा हुआ। प्राणी है तो कौवा है, मैना है, तितली है, कोई भी प्राणी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और भाव के नाम, भाव मतलब कि जो हम लोग इमोशन, जैसे दुख, सुख, अच्छा, बुरा, गोरा, काला, ये जितने भी नाम हैं सारे संज्ञा होते हैं। अब संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। पहला में होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा में जातिवाचक और तीसरा में भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जो विशेषतः किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष मतलब कि पार्टिकुलर नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसे विशेष जाति का बोध हो, विशेष व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पार्टिकुलर ये लाल बहादुर शास्त्री है, तो लाल बहादुर शास्त्री एक पार्टिकुलर आदमी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो यहाँ गंगा और हिमालय जो है दोनों पार्टिकुलर नेम है। एक नदी का नाम है गंगा, एक पर्वत का नाम है हिमालय, तो ये व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन क्या होगा? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। हम किसे कहेंगे? तो इसमें एक जाति का बोध होता है। जैसे अब ये लड़का है, यहाँ 2 लड़के हैं, तो ये लड़का जाति हुआ। इसमें अगर रहता ये राम है और ये श्याम है, तो राम के बारे में और श्याम के बारे में तो ये हो जाता कि ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन बस यहाँ क्या है? लड़के बाग में से फूल तोड़ रहे हैं, तो ये लड़का जाति का नाम हो गया, तो ये जातिवाचक हो गया। पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो ये पूरे पक्षी को संबोधित कर रहा है। पूरे पक्षी जाति जितने भी हैं वो सारे को संबोधित। कोई भी पक्षी आके, कबूतर, मैना, चिड़िया, तोता, कोई भी पक्षी यहाँ चुग रहे हैं। पक्षी का मतलब सारे पक्षी जाति, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जा रहे में ये नहीं है कि राम है या श्याम है, मोहन है या कुछ है। बच्चे हैं तो बच्चे में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी, तो कोई भी होगा, तो ये बच्चे के जाति हो गया ये, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसका डिफिनीशन, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, पदार्थों, स्थानों आदि की पूरी जाति का पता चले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु का जाति, प्राणी का जाति, पदार्थ का जाति, कोई भी जाति का बोध करा रहा हो। जैसे वहाँ क्या दिया हुआ है? लड़का।
जैसे यहाँ है लड़का, पक्षी और बच्चे, तो ये सब एक जाति हुआ। जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जाति है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कुत्ता के कुत्ता जाति हो गया, हाथी का हाथी जाति हो गया, बिल्ली का बिल्ली जाति हो गया, आदमी का आदमी जाति हो गया, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लड़का है तो लड़का का जाति, शिशु है तो शिशु का जाति, बूढ़े हैं तो बूढ़े का जाति, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो जो यहाँ अहिंसा है, इस घर की सजावट, जो ये सजावट है, और कमल और बिमल की दोस्ती बेमिसाल है। तो ये दोस्ती है, सजावट है और अहिंसा है, जो एक भाव है, भाव प्रकट, इसको हम कह सकते हैं कि जो जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे क्या, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, मतलब कि ये दशा को बताते हैं, कौन से दशा में, खुशी के दशा में है कि दुख के दशा में है, इस तरह से। तो जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, कार्य, दशा और भावों का पता चले, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिनमें गुण, दोष, कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा दोष है किसी व्यक्ति में, कौन सा गुण है किसी व्यक्ति में या वस्तु में या प्राणी में, कौन से दशा में है, कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये सब जहाँ बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। पहला होता है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदाय या समूहवाचक होता है जिसे कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। तो दो उपभेद में पहला है समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक किसे कहेंगे? तो जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय या समूह का बोध हो, वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहाँ जैसे कि ढेर सारा, समुदाय का मतलब क्या होता है? ढेर सारा इकट्ठा होना, कोई भी चीज़ का इकट्ठा, ढेर सारा, झुंड। जैसे क्या है समुदाय में? सेना, ढेर सारा सेना है। झुंड, कोई भी चीज़ का झुंड है, बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, कुत्तों का झुंड, हाथियों का झुंड, कोई भी चीज़ का झुंड, मतलब कि ढेर सारे वहाँ हैं। कक्षा, तो कक्षा में क्या होता है? ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, तो कक्षा भी क्या है? समुदाय वाचक संज्ञा है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध, पदार्थ मतलब क्या? जिसे नापा जाए या तौला जाए। पदार्थ या द्रव्य उसे कहते हैं जिसे नापा जाए या तौला जाए। नापा जाए जैसे क्या? जैसे कपड़ा को नापते हैं 1 मीटर 2 मीटर, और तौला जाए, तौला जाए मतलब क्या? 1 किलो 2 किलो, 2 किलो सेब, 2 किलो चावल। नापा जाए 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, या 1 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दही, ऐसे करके। तो जिसे नापा जाए या तौला जाए उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ है लोहा, स्टील, चांदी, पीतल, तेल इत्यादि। अब भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित 5 प्रकार से की जा सकती है। भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना 5 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन आएगा? जातिवाचक में आदमी आएगा, तो आदमी से आदमियत हो जाएगा भाववाचक में। भक्त से भक्ति हो जाएगा, पुरुष से पौरुष हो जाएगा,
लड़का से लड़कपन हो जाएगा। इधर जो देखिए ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है और इधर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो दानव से दानवता हो जाता है, स्त्री से स्त्रीत्व हो जाता है, ठग से ठगी हो जाता है, मनुष्य से मनुष्यता, बालक से बालकपन, पंडित से पांडित्य, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, साधु से साधुता, मित्र से मित्रता, मनुज से मनुजत्व या मनुजता, क्षत्रिय से क्षत्रियत्व, बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व, देव से देवत्व, चोर से चोरी, वीर से वीरता। यानी चोर जो है एक चोर का जाति, देव का जाति, नारी जाति, बच्चा जाति, क्षत्रिय जाति, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं, क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं। तो क्रिया में क्या होता है? खेलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, गाना। तो खेलना से खेल हो जाएगा, रहना सहना से रहन सहन हो जाएगा, बनाना से बनावट, चुनना से चुनाव, काटना से कटाई, कमाना से कमाई, लिखना से लिखाई, लेना देना से लेन देन, चलना से चाल, देखना से दिखावट, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी, उतरना से उतराई, उड़ना से उड़ान, सजाना से सजावट, गिरना से गिरावट, लूटना से लूट, पढ़ना से पढ़ाई। इस तरह से भाववाचक बनते हैं। उसके बाद अव्यय या अभिकारी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। तो अव्यय कौन कौन से होते हैं जो देख लेते हैं। समीप, समीप अव्यय है, तो समीप से सामीप्य होता है, निकट से निकटता। शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको याद कीजिएगा तो अव्यय भी याद हो जाएगा कि कौन कौन से शब्द जो हैं अव्यय शब्द हैं। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे निज से निजत्व, निज मतलब क्या होता है? अपना होता है। निज मतलब अपना, तो निजत्व हो जाता है। पराया से परायापन, मम से ममत्व, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन, अहम से अहंकार। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। निर्बल, निर्बल से निर्बलता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, आलसी से आलस्य, ऊंचा से ऊंचाई, सुंदर से सुंदरता, मूर्ख से मूर्खता। भूखा से भूख, भयानक से भय, विस्तृत से विस्तार, चौड़ा से चौड़ाई, सूक्ष्म से सूक्ष्मता, चालाक से चालाकी, धीर से धैर्य, महान से महानता, ठंडा से ठंडक, लंबा से लंबाई, विषम से विषमता, गरीब से गरीबी। तो हम लोगों ने समझा कि किस किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं? जातिवाचक से बन जाते हैं भाववाचक, फिर क्रिया से बन जाते हैं भाववाचक, फिर अव्यय से बन जाते हैं भाववाचक, सर्वनाम से बनते हैं भाववाचक और विशेषण शब्दों से भी भाववाचक बनते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कोई भी जातिवाचक संज्ञा है उसका हम कहीं कहीं व्यक्तिवाचक में भी प्रयोग कर डालते हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं विशेष अर्थ में रूढ़ होकर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ जातिवाचक संज्ञाएं हैं जो जातिवाचक में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ विशेष जगह पर हम किसी व्यक्ति के लिए उसको हम प्रयोग कर डालते हैं। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पंडित जी जो है, पंडित क्या है? एक जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। पंडित, पंडित ब्राह्मण है ना, तो पंडित या ब्राह्मण को हम कहते हैं पंडित जी, ठीक है। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने नाम के आगे लगाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये पार्टिकुलर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम पंडित का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यहाँ जो नेताजी जो है, नेता क्या है? नेता जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेता जातिवाचक संज्ञा है, नेता का बोध करा रहा है, पूरे नेता जाति का बोध करा रहा है ये। लेकिन यहाँ नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग करते हैं।
यहाँ किसके लिए कर रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, एक पार्टिकुलर नेम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यही हुआ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग करना। अब है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं जातिवाचक में। जिस तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग किए थे, उसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे क्या? इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। तो यहाँ विभीषण क्यों बोला जा रहा है? विभीषण एक सत्यवादी व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे वो। तो हम इनको हम कैसे करके इंडिकेट करेंगे कि किसी के लिए कोई जो कोई जाति है, तो जाति के रूप में हम इसे इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ सारे लोग क्या है? विभीषण है, यानी कि अच्छे लोग हैं। विभीषण के मतलब अच्छे लोग। तो इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। जिस तरह से विभीषण अपने भाई के अगेंस्ट होके राम के साथ दिए थे, राम का साथ दिए थे, तो वही यहाँ इंडिकेट कराया जा रहा है कि ये सब लोग भी क्या है? विभीषण है और अपने को छोड़कर दूसरे का साथ दे रहे हैं। जयचंदों के कारण ही भारत अब तक उन्नति नहीं कर पाया। तो यह जयचंद एक पार्टिकुलर नाम है। जयचंद ये पृथ्वीराज के दुश्मन थे। पृथ्वीराज चौहान इतिहास में थे जो पृथ्वीराज को मारे थे, और ये दुश्मनों से मिलकर पृथ्वीराज जो अपने देश के थे उनको मारे थे। तो इसीलिए यहाँ जयचंदो मतलब कि बुरे व्यवहार के लिए, बेईमानी करने के लिए, गद्दारी करने के लिए उपयोग किया गया है कि यहाँ के लोग जो भी है जयचंद दुश्मन, भारत के दुश्मन। जयचंद का मतलब क्या? भारत के दुश्मन। उसी के कारण भारत उन्नति नहीं कर पा रहा, यानी कि रॉन्ग वे में, गलत वे में इनका प्रयोग किया जाता है और इनको भी गलत वे में ही प्रयोग किया जा रहा है। विभीषणों मतलब क्या कि अपने घर का भेद ही दूसरे को बताना, अपने घर का भेद दूसरे को बताना। जयचंद को कि अपने देश के, अपने घर के लोगों को मारना, दूसरे के साथ, दुश्मनों के साथ मिलकर अपने घर के लोगों को मार देना। तो ये तो व्यक्तिवाचक। विभीषण क्या कौन थे? विभीषण रावण के भाई थे। एक पार्टिकुलर नेम है, व्यक्तिवाचक है ना। लेकिन यहाँ पूरे जाति को बोध कर रहा है कि इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। जयचंद ये भी क्या है? एक पार्टिकुलर नेम है, एक विशेष नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये जयचंद। लेकिन यहाँ हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्द विभीषणों से तात्पर्य धोखेबाजों से है तथा जयचंदों से तात्पर्य देशद्रोहियों से है। यहाँ विभीषण तथा जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, फिर से मैं इसे समझाने का प्रयास करूँगी। तो इस चैप्टर में इतना ही है बच्चों। अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य कराऊंगी। तब तक के लिए इसे और पढ़िए, समझिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।